नमस्कार दोस्तों, क्लास 12th चैप्टर 2 विलियन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम इसका चौथा पार्ट पढ़ रहे हैं। इसमें दोस्तों हम पढ़ेंगे नार्मलता की परिभाषा, सूत्र, नार्मलता किस प्रकार से निकाली जाती है। दोस्तों सबसे पहले परिभाषा की तरफ चलते हैं। देखिए दोस्तों, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक के भारों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल N से प्रदर्शित किया जाता है। दोस्तों इसकी इकाई होती है ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। आगे दोस्तों इसका सूत्र दिया है N बराबर WB इंटू 1000 बाई EB इंटू VL। यहाँ पर दोस्तों WB हमारा होता है विलय का भार, EB होता है तुल्यांक के भार एवं VL होता है विलयन का आयतन दोस्तों लीटर में। दोस्तों इसके सूत्रों में हमें EB दिखाई दे रहा है। EB का अर्थ होता है तुल्यांक के भार। इनके आंक के क्वेश्चन को हल करने के लिए हमें तुल्यांक के भार याद होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम दोस्तों तुल्यांक के भार निकालना सीखते हैं। तुल्यांक के भार किस प्रकार से निकाला जाता है। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले तुल्यांक के भार निकालना सीखेंगे। तुल्यांक के भार, चूँकि दोस्तों तुल्यांक के भार को हम ई से प्रदर्शित करते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इस प्रकार से। इस प्रकार से दोस्तों मैंने ई लिख दिया है। तुल्यांक के भार को दोस्तों ई से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र होता है अणुभार। चूँकि दोस्तों अणुभार को हम एम से प्रदर्शित करते हैं, एवं संयोजकता अर्थात दोस्तों वैलेंसी। तो दोस्तों जैसे हमें एक सूत्र दिया है कैल्शियम। दोस्तों इसका हमें तुल्यांक की भार निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कैल्शियम को हमने चिन्ह के रूप में लिखा। दोस्तों कैल्शियम का अणुभार कितना होता है दोस्तों, चूँकि इसका परमाणु क्रमांक दोस्तों 20 होता है, तो अणुभार लगभग इसका दुगना होता है। तो कैल्शियम का परमाणु भार हमें प्राप्त होता है दोस्तों 40। इसे आप आवर्त सारणी से भी दोस्तों पढ़ सकते हैं। आगे दोस्तों कैल्शियम की संयोजकता की बात करें तो कैल्शियम की संयोजकता दोस्तों होती है 2। चूँकि दोस्तों इसका परमाणु क्रमांक 20 होता है, इस कारण जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं तो अंतिम कोश में दोस्तों 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। इस कारण यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो इस कारण अपनी संयोजकता यहाँ 2 रखता है। दोस्तों इस सवाल को हल कर लेते हैं। हमारा आंसर इस प्रकार प्राप्त होता है हमें 20। तो कैल्शियम का दोस्तों तुल्यांक के भार होता है 20। इस तरह दोस्तों अब ऑक्सीजन का निकालते हैं हम। चूँकि दोस्तों ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16 और ऑक्सीजन की संयोजकता होती है दोस्तों, ध्यान दिए दोस्तों, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है हमारी 2। यहाँ पर मैंने लिख दिया दोस्तों 2। इसे दोस्तों हल करते हैं, हमें आंसर प्राप्त होता है 8। यहाँ दोस्तों केवल तत्वों के तुल्यांक के भार निकालना था। अब दोस्तों हम अम्लों के तुल्यांक के भार निकालना सीखेंगे, जिसकी हमें चैप्टर में आवश्यकता है। आगे दोस्तों अब अम्लों के तुल्यांक की भार निकालना। देखिए दोस्तों मैंने हेडिंग डाल दी अम्लों के तुल्यांक की भार निकालना। सबसे पहले दोस्तों हम इसके सूत्र की बात करते हैं। तो सूत्र में हमारा तुल्यांक की भार होता है ई। दोस्तों ई के बराबर होता है अणुभार, अपान में दोस्तों होता है हमारा बेसिसिटी या फिर H+ आयनों की संख्या। दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिसिटी या फिर दोस्तों H+ आयनों की संख्या। क्योंकि दोस्तों अम्ल जो होते हैं वो H+ दान करते हैं, तो उस अम्ल द्वारा कितने H+ दान किए जा रहे हैं उनकी संख्या। तो यहाँ पर मैं एक सूत्र लिखता हूँ H2SO4। दोस्तों मैंने यहाँ लिख दिया दोस्तों अम्ल H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र मैंने लिख दिया है। दोस्तों जब इसका हम स्ट्रक्चर बनाते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से इसका स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से कुछ स्ट्रक्चर प्राप्त होता है। आप यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर में आपको कितने OH दिखाई दे रहे हैं समूह के रूप में। दोस्तों एक हमारा OH यहाँ पर हुआ, एक OH हमारा यहाँ पर बनता है। इस प्रकार दोस्तों इसमें आयनों की संख्या जो हमारी हो जाती है वो 1 और 1 2, इस प्रकार से 2 आयनों की संख्या हो जाती है दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों अणुभार। चूँकि दोस्तों अणुभार H2SO4 का निकालते हैं हम, तो अणुभार निकालने के लिए दोस्तों हमने पिछले वीडियो में अणुभार निकालना सिखाया था। यहाँ पुनः एक बार देख लेते हैं। हाइड्रोजन 1 इसका भार होता है दोस्तों, और संख्या इसकी 2 दी है हमें। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं दोस्तों सल्फ़र का भार दोस्तों होता है 32। ऑक्सीजन का दोस्तों भार होता है 16, और हमें दोस्तों अणुओं की संख्या यहाँ पर 4 दी हुई है, तो हम इंटू 4 से करेंगे। आगे दोस्तों हल करते हैं सवाल को। तो हमारा 2 बन जाता है, इधर 32 और इधर 16 चुके हो जाता है दोस्तों 64। इस दोस्तों हम जब जोड़ेंगे तो H2SO4 का अणुभार निकलेगा 98। या फिर आप कुछ अणुभार को इस प्रकार से याद भी करते जाइए, जैसे कि H2SO4 का
अणुभार दोस्तों होता है 98, जल का अणुभार होता है 40, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है दोस्तों जल का होता है 18, सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है 40। या फिर दोस्तों इस प्रकार से आप इन्हें निकाल भी सकते हैं। सवाल में दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अणुभार प्राप्त हो गया है दोस्तों 98। अपान में दोस्तों हमें H+ आयनों की संख्या ज्ञात हो जाती है यहाँ पर 2। जब इसे हम दोस्तों हल करते हैं तो हमारा आंसर आता है 49। आगे दोस्तों अगले सूत्र की तरफ चलते हैं। ये देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है H3PO4। दोस्तों इसमें हमें इसका तुल्यांकी भार निकालना है। तो तुल्यांकी भार के लिए दोस्तों सूत्र हमारा अणुभार, पहले हमें अणुभार निकालना है। यहाँ पर अणुभार निकालने के लिए दोस्तों हमें हाइड्रोजन का भार निकालना है, मात्रा निकालनी है दोस्तों फास्फोरस का परमाणु क्रमांक दोस्तों 15 है, इसका भार रहेगा 30। ऑक्सीजन दोस्तों 16 × 4। दोस्तों इसे हल कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखते आइए, देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका अणुभार फास्फोरस का 31 होता है। मैं यहाँ पर 31 लिख देता हूँ। आप इनको आवर्त सारणी से दोस्तों पढ़ सकते हैं। कुल दोस्तों इसका योग करने पर हमें लगभग 31 और 3 दोस्तों हो जाते हैं हमारे 34 और 64 दोस्तों प्राप्त हो जाते हैं। लगभग हमें कितना हो जाएगा 96। आप इनको दोस्तों एक बार अच्छे से जोड़ते जाइए, 96 हमें आंसर प्राप्त होगा। ये दोस्तों हमारे अणुभार की मात्रा है। अब दोस्तों सूत्र की तरफ चलते हैं हम। तुल्यांकी भार निकालने का सूत्र होता है अणुभार बटा दोस्तों बेसिसिटी या फिर H+ आयनों की H+ आयन की संख्या दोस्तों। अभी दोस्तों हमें अणुभार प्राप्त हुआ है 96। चूँकि दोस्तों अब हमें H+ आयन की संख्या निकालना है, इसके लिए हम स्ट्रक्चर की तरफ बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर में दोस्तों सबसे पहले सेंट्रल एटम को लिखा जाता है इस प्रकार से। फास्फोरस के दोस्तों अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने इस प्रकार से 5 इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए हैं। चूँकि दोस्तों H हमारे पास 3 है, इस कारण ये इस रूप में OH के रूप में बाहर निकल जाएंगे इस प्रकार से, और एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से ऊपर दोस्तों अटैच हो जाएगी। तो दोस्तों इसे देखने पर हमें कितने OH दिखाई दे रहे हैं दोस्तों? एक OH, दूसरा और ये दोस्तों तीसरा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें बेसिसिटी या फिर H+ आयनों की संख्या दोस्तों हमारी कितनी प्राप्त हो जाती है? 3। इसे दोस्तों हम हल करते हैं तो 3 × 9 दोस्तों, 3 × 2 = 6। आयनों की संख्या दोस्तों हमें प्राप्त होती है, हमें तुल्यांकी भार प्राप्त होता है 32। आगे दोस्तों हम HCl का तुल्यांकी भार निकालते हैं। HCl सूत्र लिखते हैं दोस्तों। तुल्यांकी भार E बराबर दोस्तों हमारा होता है अणुभार बटा बेसिसिटी, या फिर दोस्तों आप इसकी जगह H+ आयन की संख्या भी लिख सकते हैं। दोस्तों HCl का अणुभार, हाइड्रोजन का भार दोस्तों 1 होता है। क्लोरीन का दोस्तों आपको भार याद रखना है, इसका भार होता है 35.5 दोस्तों। इन्हें दोस्तों आप आवर्त सारणी से इनको पढ़ सकते हैं। दोस्तों कुल योग हमारा निकल जाता है 36.5। दोस्तों हमें अणुभार प्राप्त हुआ 36.5। दोस्तों बेसिसिटी की बात करें, जब हम इसका स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो हमें केवल एक H दिखाई देता है, तो इस कारण हम इसकी बेसिसिटी लिखते हैं केवल 1। इसे दोस्तों हल करेंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा 36.5। अब दोस्तों हम कुछ क्षारों की तुल्यांकी भार निकालना सीखेंगे। ये देखिए दोस्तों क्षारों का तुल्यांकी भार। क्षार में दोस्तों हम लिख लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोस्तों फॉर्मूला हमारा रहेगा E बराबर तुल्यांकी भार बराबर, दोस्तों मैं अणुभार को M भी लिख सकते हैं दोस्तों अणुभार को, तो मैंने यहाँ लिख दिया अणुभार बटा OH आयनों की संख्या, या फिर दोस्तों इसे एसिसिटी भी लिखा जाता है, ACDT भी इस रूप में भी इसे हम लिख देते हैं। आगे दोस्तों सबसे पहले दोस्तों हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसका दोस्तों सूत्र दूसरा नाम होता है हमारा बुझा हुआ चूना। इसका दोस्तों हम अणुभार निकाल कर देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों इसका अणुभार निकालते हैं। कैल्शियम का भार दोस्तों होता है 40। चूँकि दोस्तों यहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा 2 है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, इस प्रकार से यहाँ है 16 × 2। हाइड्रोजन 1 × 2, इस प्रकार से हमें प्राप्त होता है 40, 32, 2। दोस्तों सबको हम जब ऐड करते हैं तो हमें 2 को इधर जोड़ लेते हैं दोस्तों, 34 हो जाता है। 34 और 40 योग करने पर हमें प्राप्त हो जाता है लगभग 74 दोस्तों।
आप एक बार जोड़ लिए दोस्तों, 2 और 2 4 और 3 और 4 दोस्तों बन जाते हैं हमारे 7, 74। इस प्रकार से हमें अणुभार प्राप्त होता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं 74। दोस्तों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH आयन की संख्या हमें 2 दिखाई दे रही है, या फिर दोस्तों आप सरल शब्दों में ऐसा समझ सकते हैं, आपको जितने हाइड्रोजन दिखाई देते हैं वो हमारे आयनों की संख्या बन जाता है। चूँकि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर मैं इस प्रकार से 2 से लिख देता हूँ। दोस्तों हल करने पर हमें प्राप्त होता है 37। 2 तिया 6 दोस्तों, एक इधर आया, 2 सतह 14, हमें इस प्रकार से 37 आंसर प्राप्त हो जाता है। आगे दोस्तों NaOH, अगला क्षार हमारा हुआ NaOH। दोस्तों देखिए ध्यान से, हमें H कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 दिखाई दे रहा है, अर्थात दोस्तों OH आयनों की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। सोडियम दोस्तों ध्यान रखिए, इसका भार होता है 23, ऑक्सीजन का दोस्तों 16, हाइड्रोजन का 1। इस प्रकार से इसका अणुभार प्राप्त होता है हमें 40। सूत्र की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। E बराबर होता है हमारा अणुभार बटा OH आयनों की संख्या। तो दोस्तों अणुभार हमें प्राप्त हुआ है 40 और OH आयन हमें दिखाई दे रहे हैं दोस्तों 1, तो हमें लिखना है 1। आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा 40। अब दोस्तों कुछ लवणों की दोस्तों कुछ तुल्यांक बाहर निकालेंगे। जैसे लवण में दोस्तों हमारा हो जाता है NaCl, इसकी हमें दोस्तों तुल्यांक भारों की संख्या निकालनी है, तो हमारा इसका सूत्र बन जाएगा E बराबर, दोस्तों अणुभार को हम M से डिनोट करते हैं, इस कारण मैंने यहाँ पर लिख दिया M। चलो दोस्तों इस प्रकार से हम लिख लेते हैं इसे अणुभार। यहाँ पर दोस्तों आगे आता है धनावेशों की संख्या या दोस्तों धनायनों की संख्या। तो दोस्तों NaCl में Na एक धनायन हमें दिखाई दे रहा है और NaCl का दोस्तों भार निकालेंगे तो अणुभार दोस्तों इसका बन जाता है, सोडियम का होता है 23 और क्लोरीन का दोस्तों होता है 35.5। दोनों का दोस्तों योग करते हैं हम, तो देखिए दोस्तों 5 पॉइंट के इधर रहेगा, 5 और 3 बन जाएंगे 8, 3 और 2 5, दोस्तों हमें 58.5 प्राप्त होता है। तो दोस्तों अणुभार तो हमारा निकल गया 58.5 और धनावेशों की संख्या, चूँकि सोडियम एक धनायन है हमारे पास, तो अपान में हो जाएगा दोस्तों 1। दोस्तों इसे हल करते हैं, हल करने पर आंसर हमें वही प्राप्त होगा 58.5। इस प्रकार दोस्तों कुछ लवणों के तुल्यांक भार भी निकालना आपको आना चाहिए। अब दोस्तों हमारी परिभाषा की तरफ चलते हैं हम। देखिए दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको EB निकालना अच्छे से याद हो गया होगा। दोस्तों इसके आंकिक प्रश्न की तरफ चलते हैं। आंकिक प्रश्न दोस्तों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। दोस्तों NaOH की 2 ग्राम मात्रा को 250 ml विलयन में मिलाने पर इस विलयन की नार्मलता ज्ञात करो। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिख दिया है, NaOH की 2 ग्राम मात्रा 250 ml विलयन में उपस्थित है, विलयन की नार्मलता ज्ञात करो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चूँकि दोस्तों हमें विलय और विलायक की मात्रा को पहचानना है, यहाँ पर दोस्तों हमारा 2 ग्राम मात्रा कम है, इस कारण ये हमारा बन जाएगा विलय। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख दिया है, विलय की मात्रा को हम W से दर्शाते हैं। विलय हमारा दोस्तों रहेगा 2 ग्राम NaOH, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा विलय रहेगा। विलयन का दोस्तों लीटर में आयतन हमें दिया है 250 ml, मैंने यहाँ लिख दिया है। विलय का दोस्तों तुल्यांक भार, अब दोस्तों हम पुनः इसका तुल्यांक भार निकालते हैं NaOH का। देखिए दोस्तों अभी हमने NaOH का तुल्यांक भार निकाल कर देखा था। NaOH दोस्तों हमारा सूत्र बन जाता है अणुभार बटा OH आयनों की संख्या। दोस्तों OH आयन हमें 1 दिख रहे हैं, NaOH का अणुभार होता है दोस्तों 40। हमने ऐसा हल किया था, हमारा आंसर आया था 40। तो यहाँ पर दोस्तों EB का मान मैं लिख देता हूँ 40। अब दोस्तों हम सूत्र की तरफ चलते हैं। हमारा सूत्र है दोस्तों N बराबर WB इंटू 1000 बटा EB इंटू VL। दोस्तों WB हमें दिया है 2 ग्राम, मैं यहाँ पर दोस्तों लिख देता हूँ 2 ग्राम इंटू 1000। दोस्तों अपान में है EB, तो EB के लिए दोस्तों हमारा मान है, EB हमारे पास है 40 और दोस्तों विलयन का लीटर में आयतन है 250। इसे दोस्तों हल करते हैं। 1 0 से दोस्तों इस प्रकार से हम 0 काट लेते हैं। 5 से दोस्तों 5 दूना 10, 55 दोस्तों हो जाए 25। यहाँ पर दोस्तों 2 से हमारा 4 कटता है 2 बार, 2 से 2 को काटा दोस्तों, तो हमें इस प्रकार से 1/5 प्राप्त हुआ। 5 से 1 में दोस्तों इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा मान हो जाएगा 0.2। दोस्तों ये हमारा आंसर आया। हमें इसकी अब इकाई को लिखना है दोस्तों। इसकी इकाई होती है ग्राम
तुल्यांक प्रति लीटर। इस प्रकार दोस्तों सवाल को हम हल करते हैं। दोस्तों मोलरता, नार्मलता, तुल्यांक के बाहर इस प्रकार के सवालों के लिए दोस्तों मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा, आप वहां से इसे पढ़ सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस प्रकार के वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। आप दोस्तों मेरे साथ में इस प्रकार से आपके नोट्स भी बना सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।